बुलेटिन में सबसे पहले बात G20 समिट की करेंगे। नई दिल्ली में G20 समिट के पहले दिन की साझा घोषणा पत्र पर सहमति बन गई है। आज दूसरे सेशन की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने बतौर अध्यक्ष सभी सदस्य देशों की सहमति से दिल्ली घोषणा पत्र को पारित कर दिया। 37 पन्नों के घोषणा पत्र में भारत की वसुधैव कुटुंबकम की नीति और सुरक्षित भविष्य की चिंता झलकती है। घोषणा पत्र में दुनिया को बेहतर और शांतिपूर्ण बनाने पर जोर दिया गया है। इसमें आतंकवाद से लेकर यूक्रेन युद्ध तक का जिक्र है। घोषणा पत्र में यह भी लिखा गया है कि किसी देश की अखंडता के खिलाफ बल प्रयोग न हो, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल अस्वीकार है। पहले दिन 2 सत्रों में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके अलावा बता दें कि G20 समिट के पहले सेशन में भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव रखा। बतौर अध्यक्ष सभी देशों की सहमति से प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही इसे पारित किया, अफ्रीकन यूनियन के हेड अजालियो असुमानी जाकर प्रधानमंत्री मोदी के गले लग गए। भारत के प्रस्ताव का चीन और यूरोपियन यूनियन ने भी समर्थन किया है। यूनियन को मेंबरशिप मिलने से आपको बता दें कि अफ्रीका के 55 देशों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए दुनिया के सामने बड़ी बात रखी। पीएम ने कहा कि कोरोना के बाद विश्वास के अभाव का संकट आया है और युद्ध ने इस संकट को और गहरा कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी बोले कि जब हम कोरोना को हरा सकते हैं तो आपसी चर्चा में विश्वास के संकट को भी दूर कर सकते हैं। ये हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये वक्त सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का है। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। फ्रेंड्स, भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया। करोड़ों भारतीय इससे जुड़े। देश के 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा अधिक बैठकें हुई। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की
स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। उधर G20 सम्मेलन के दौरान भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर यानी IMEC लॉन्च किया गया। ये कॉरिडोर प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति की मौजूदगी में लॉन्च हुआ। इसमें भारत, अमेरिका, UAE, सऊदी अरब, EU, फ्रांस, इटली और जर्मनी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉरिडोर को लॉन्च करते हुए कहा कि आज हम सभी एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक साझेदारी पर पहुंचे हैं और आने वाले समय में ये भारत पश्चिम एशिया यूरोप के आर्थिक एकीकरण का प्रभावी जरिया बनेगा। उन्होंने कहा कि भारत पश्चिम एशिया यूरोप कॉरिडोर पूरी दुनिया की कनेक्टिविटी और सतत विकास को नई दिशा देगा। G20 की बैठक के लिए आए दुनिया के 20 ताकतवर देशों ने नेता भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित डिनर में शामिल हो रहे हैं। भारत आए इन खास मेहमानों के लिए भारत मंडपम में ही खास डिनर का आयोजन किया गया है। इसमें शुद्ध शाकाहारी व्यंजन शामिल किए गए हैं, जिनका लुत्फ G20 देशों के नेताओं के अलावा बैठक में शामिल हुए वैश्विक संगठनों के प्रमुख भी ले रहे हैं। भारत मंडपम के लेवल 3 पर इस डिनर का आयोजन किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 180 लोगों के खानों की व्यवस्था की गई है। इसमें सभी चीजों को श्री अन्न यानी मिलेट से तैयार किया गया है और 5 स्टार होटल के करीब 2500 स्टाफ ने ये खाना तैयार किया है। मार्गरेट मैकलाउड ने, जो कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के मुद्दे पर आपस में संपर्क में हैं और आतंक की फंडिंग को रोकने के लिए कई कड़े कदम उठा रहे हैं। हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मार्गरेट मैकलॉड हैं, जो कि अमेरिकी विदेश विभाग की हिंदी प्रवक्ता है, हिंदुस्तानी प्रवक्ता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 से बात करने के लिए। सबसे पहला सवाल, ये G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, यहाँ पहुंचकर आपने अरेंजमेंट्स और भारत की जो प्रेसिडेंसी है, क्या कहेंगे इस पर? बहुत स्मूथ है। इंडिया अपना विविधता पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। अरेंजमेंट्स कैसे लगे आपको यहाँ पे पहुंचने के बाद? जो भारत मंडपम है या इंटरनेशनल मीडिया सेंटर है, अरेंजमेंट्स में क्या कहेंगे आप? हाँ, ट्रैफिक बहुत कम है, हैरानी हुई। और ये सेंटर मेरा मालूम नहीं कि आपके कैमरा दिखा रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े और बहुत अच्छे सुविधाएं हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की मुलाकात हुई, काफी लंबी मुलाकात चली, तमाम इश्यू से बात हुई। तो क्या आतंकवाद के मुद्दे पर भी कल चर्चा हुई? क्योंकि कहीं जॉइंट स्टेटमेंट में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन आतंकवाद एक अहम मुद्दा है जिसको लेकर दोनों देश बातचीत करते रहते हैं और उसके खिलाफ वो एकजुट भी हैं। तो क्या आतंक के मुद्दे पर कल चर्चा हुई? हम इस मामले और बहुत सारे मामले के बारे में राब्ता रखते हैं और मेरा ख्याल में अमेरिका और इंडिया इस मामले पे खास करके मालियाती वसाइल बंद करने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं और हम ऐसे कम्युनिकेशन में रखना चाहते हैं। एक अहम सवाल ये भी है कि G20 जो समिट है, इससे पहले जब प्रेसिडेंसी मिली थी भारत को, तो इसके जो इवेंट्स हैं ये पूरे देश में कराए गए, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है, लद्दाख भी शामिल है, लेकिन कुछ कंट्रीज को ऑब्जेक्शन था कि जम्मू कश्मीर में नहीं होना चाहिए, लद्दाख में नहीं होना चाहिए। आपका क्या व्यू है? मैं खुद पार्टिसिपेट नहीं कर सकती वर्किंग ग्रुप्स में, लेकिन जाहिर है कि इंडिया अपने मुख्तलिफ पहलू दुनिया को दिखाना चाहते हैं। हम अमेरिका भी एक ऐसा देश है जिसमें विविधता बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है और मेरा ख्याल में कि किसी हद तक ये तो हमारा एक शेयर्ड वैल्यू है कि हम डाइवर्सिटी वैल्यू करते हैं। तो जिन देशों का ऑब्जेक्शन इस पे है, उन पे क्या कहेंगे? जो देश ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि J&K में नहीं होना चाहिए, लद्दाख में नहीं होना चाहिए, उन पे क्या कहेंगे? हम देखते हैं कि वो क्षेत्रीय कशीदगी एक बाहमी मामला है और उम्मीद है कि बात करके इंडिया और पाकिस्तान खुद ब खुद रिजॉल्व कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल जो सब लोग जानना चाहते हैं, आपने हिंदी कहाँ से सीखी? इतनी खूबसूरत हिंदी आप कैसे बोल लेती हैं? बहुत धन्यवाद। हमारे विदेश सेवा इंस्टीट्यूट इदारे में और यहाँ के सहेली और सहयोगियों से और उत्तराखंड में भी एक बहुत अच्छे स्कूल है जो लांडूर में है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता मार्गरेट मैकलॉड। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज 18 नेटवर्क, नई दिल्ली। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। हिमाचल प्रदेश की कुछ और खबरों के साथ, तमाम खबरों के साथ चलो।
हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। डीजीपी दिलबाग सिंह ने पीओके में मौजूद दहशतगर्दों को सख्त पैगाम दिया। इन्होंने किश्तवाड़ दौरे के दौरान कहा कि पीओके में मौजूद दहशतगर्द हमारी पहुंच से बाहर नहीं, हम पीओके में मौजूद दहशतगर्दों को निशाना बना सकते हैं। इन्होंने पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि दहशतगर्दी को हवा देने वालों की खैर नहीं। दफा 370 वापस मिलने की उम्मीद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। कहा इंडिया अलायंस की जीत को लेकर हैं पुरउम्मीद। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बरसी के मौके पर मरहूम को पेश किया गया खिराज अकीदत। जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर वकार रसूल वानी का बयान। आर्टिकल 370 की बहाली पर कोई भी फैसला होगा, पार्टी को काबिल कबूल। G20 ममालिक के हिंदुस्तान की सदारत पर किया खुशी का इजहार। आइंदा अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन में किसी भी प्री पोल इत्तेहाद को किया मुस्तरद। विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं। बिहार के गोपालगंज में 1.5 साल पूर्व हुई हिमाचल प्रदेश की सोलन की एक लड़की की हत्या की गुत्थी को बिहार पुलिस ने सुलझा लिया है। हत्या में शामिल मुख्य आरोपी गोविंद यादव को पुलिस ने हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार गोविंद यादव बिहार के समस्तीपुर जिला के हसनपुर थाना क्षेत्र के खरहिया गांव का निवासी है। पुलिस ने इसके पास से हत्या के दिन इस्तेमाल किए गए एक मोबाइल फोन को बरामद किया है। गोपालगंज SP स्वर्ण प्रभात ने चर्चित निशी कुमारी हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए बताया कि छपरा जिले के ईश्वापुर थाना क्षेत्र के गोहा गांव के रहने वाले मंतोष यादव की पत्नी गुड्डी देवी ने हत्या की पूरी साजिश रची थी। मंतोष यादव ट्रेन में भूजा और समोसा बेचने का काम करता था। इसी दौरान हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले की रहने वाली निशी कुमारी से उसकी मुलाकात हुई और दोनों के बीच प्रेम हो गया। मंतोष की पत्नी गुड्डी देवी को जब इस बात की जानकारी हुई तो उसने धोखे से अपनी बहन गोल्डी कुमारी की शादी में 18 फरवरी 2022 को हिमाचल प्रदेश से निशी को छपरा बुलाया। छपरा में ही गोल्डी और उसके पति मंतोष और मंतोष के दोस्त गोविंद यादव ने मिलकर हिमाचल प्रदेश की रहने वाली लड़की की हत्या की प्लानिंग बनाई और फिर उसकी हत्या कर दी। हिमाचल प्रदेश की लड़की का बिहार में कत्ल कर दिया गया। पहले 22 फरवरी 2022 को मांझागढ़ थाना अंतर्गत रेलवे स्टेशन के पास अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा एक अज्ञात महिला की हत्या कर दी गई थी और इसमें चौकीदार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी और इसमें समीक्षा के दौरान कांड की समीक्षा की गई थी और अनुसंधान को नए सिरे से प्रारंभ किया गया था और अनुसंधान के क्रम में तकनीकी अनुसंधान और मानवीय साक्ष्य के आधार पर इसमें जो घटना में शामिल अभियुक्त है गोविंद यादव, उसकी गिरफ्तारी हिमाचल प्रदेश के बद्दी जिला से की गई है और इसके पास एक मोबाइल भी बरामद किया गया है और पूरे इसकी स्वीकारोक्ति बयान लिया गया है। इस घटना में कुल 3 अपराधी शामिल थे और बाकी जो 2 अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं और इसने पूछताछ में बताया है कि इसमें जो एक और अन्य अपराधी जो फ्रॉड चल रहा है उसका प्रेम संबंध था अज्ञात महिला जिसकी मृतिका के साथ और प्रेम संबंध में ही इसने जो अपराधी है जो फ्रॉड चल रहा है और उसकी पत्नी ने इस घटना के साजिश को रचा था और इन लोगों ने गोपालगंज जिले में मांझागढ़ रेलवे स्टेशन के पास लाकर इस अज्ञात महिला की
प्रदीप ठाकुर हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित महासंघ के अध्यक्ष बन गए। सर्वसम्मति से कर्मचारियों ने फैसला लिया। प्रदीप ठाकुर एनपीएस कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रहे हैं और अराजपत्रित महासंघ के अध्यक्ष बनने पर उन्होंने कहा कि वो पूरी निष्ठा से नई जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे और सभी कर्मचारियों की सभी समस्याओं को सरकार के सामने उठाएंगे। कर्मचारियों ने जो विश्वास मुझ पर जताया है, मैं सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं और एक बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है। इस जिम्मेदारी का निर्वहन मैं पूरी ईमानदारी से और सभी को साथ लेकर करने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि कर्मचारियों की जितनी भी लंबित मांगे हैं उन सब मांगों का निपटारा समय रहते हो सके। आदरणीय सुक्खू जी ने बहुत बड़ा तोहफा पेंशन बहाली का हम सबको दिया है और एक ऐसे मुख्यमंत्री जब प्रदेश में आए हैं जो कर्मचारी हितैषी हैं, जिस पेंशन बहाली को लोग असंभव कहते थे, वो पेंशन अगर उन्होंने बहाल की है तो कर्मचारियों की जो बाकी छोटी मोटी समस्याएं हैं उन सभी का निपटारा हमें पूरा विश्वास है वो समय रहते होगा और उनके आशीर्वाद से होगा। सरदार पटेल विश्वविद्यालय का कद घटाने को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सुक्खू सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार का ये फैसला बेहद दुखद है और हिमाचल प्रदेश खासकर मंडी क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय और धोखा कर रही है। डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि मंडी क्षेत्र में पूर्व की भाजपा सरकार ने विश्वविद्यालय खोला था। इस यूनिवर्सिटी को खोलने से हजारों विद्यार्थियों को लाभ मिला। मंडी के साथ कुल्लू और लाहौल स्पीति जिला भी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे में 80 कॉलेजों को सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र कंवर ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेसी नेताओं ने मंदिरों में जाकर कस्में खाई थीं कि सरकार बनने के अगले दिन ही महिलाओं को 1500 रुपए देंगे, लेकिन 9 महीने बीत जाने के बावजूद भी प्रदेश सरकार ने अब तक महिलाओं को कुछ नहीं दिया है। ये प्रदेश देख रहा है क्योंकि इनको आदत पड़ी है। कोरोना के समय में इनका कोई योगदान नहीं रहा। 3 साल लगातार प्रदेश जो था वो कोरोना से जूझता रहा। ये लोग जो था वो राजनीति करते रहे। सत्ता में आए, लोगों को गारंटियां दी गई। 1 साल तक आज 9 महीने का समय बीत रहा है, लेकिन इन्होंने तो कस्में खाई थी। मंदिरों में जाकर के कस्में खाई थी, स्टेज के ऊपर कस्में खाई थी कि 1500 रुपया देंगे, पहले दिन ही देंगे। आज महिलाएं पूछ रही हैं। नौजवानों को कहा था कि हम 5 लाख रोजगार देंगे, 1 साल में 1 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे, 50 लाख किसानों से वायदा किया था 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे, 100 रुपए लीटर दूध देंगे। लेकिन अब उसका ध्यान बटाने के लिए, क्योंकि इनको आदत पड़ गई करना धरना कुछ नहीं, सिर्फ आरोप लगाना है। अब ये आरोप केंद्र पर रहा। केंद्र का हमारा नेतृत्व यहाँ पर आया, केंद्रीय मंत्री जी यहाँ पर आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आए, विपक्ष के नेता इकट्ठे मिलकर के प्रवास किया और केंद्र से मांग की। केंद्र ने धन दिया, जितना धन चाहिए उससे ज्यादा धन प्रदेश को दिया। यहाँ तक कि 10 कंपनियां वहाँ से NDRF की भेजी और उसी तरह से 3 हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर भेजे। गडकरी जी आए, गडकरी जी ने भी कहा कि जितना धन चाहिए आप एस्टिमेशन बना करके दीजिए, हम सारी सड़कें हम बना करके देंगे, NHAI जो है वो बना करके देगी। लेकिन अब पता नहीं कौन से धन की ये बात कर रहे हैं कि कौन सी राजनीति की बात कर रहे हैं। राजनीति तो ये लोग कर रहे हैं। केंद्र का धन्यवाद करना चाहिए कि आपदा के समय में दिल खोल करके निष्पक्षता के साथ जो है वो केंद्र की सरकार ने प्रदेश की मदद की है। हमीरपुर में कांग्रेस वरिष्ठ प्रवक्ता प्रेम कौशल ने पूर्व भाजपा मंत्री वीरेंद्र कंवर की बयानबाजी का करारा जवाब दिया। हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान प्रेम कौशल ने कहा कि मंदिरों और मस्जिदों की राजनीति करना भाजपा का काम है। महिलाओं को 1500 रुपए देने की गारंटी को 4 चरणों में सरकार पूरा करेगी। कौशल ने कहा कि आपदा के दौरान भाजपा खुद राजनीति कर रही, केंद्र सरकार से राहत दिलाने की बजाय बीजेपी नेता राहत पैकेज को रुकवाने का काम करने में लगे हुए। ये मंदिरों और मस्जिदों की राजनीति जो है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। हम इस प्रदेश को और इस देश को ही एक मंदिर समझते हैं। हमारे लिए ये देश, इस देश के लोग और ये खूबसूरत प्रदेश, देवी देवताओं की जो भूमि है, ये ही मंदिर है हमारे लिए। हमने जो कांग्रेस पार्टी ने जो गारंटीज हिमाचल में जनता को दी हैं, यहाँ के लोग
हमारे लिए देवताओं से कम नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपनी गारंटीज को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। रही 1500 रुपये महिलाओं को देने की बात, तो उसमें बड़ी स्पष्ट सी बात है, 2,31,000 महिलाओं के लिए ये योजना जो है वो हम चालू कर चुके हैं। और मुख्यमंत्री ने अपने पहले बजट भाषण में ये कहा था कि इसको हम 4 फेसेस में पूरा करेंगे। फर्स्ट फेस हो गया, अगले बजट में सेकंड फेस आएगा, उससे अगले में थर्ड, चौथे में फोर्थ फेस आएगा। और फोर्थ फेस में पूरे हिमाचल की जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनको 1500 रुपये जो पेंशन योजना उसमें शामिल कर। राज्यसभा सांसद और हिमाचल भाजपा के महामंत्री डॉक्टर सिकंदर कुमार ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की तरफ से मिल रही सहायता का हिमाचल सरकार दुरुपयोग कर रही है। सिकंदर कुमार ने कहा कि मदद बांटने में हिमाचल सरकार प्रदेश भाई भतीजावाद कर रही है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उसका दुरुपयोग हो रहा है, इसमें भाई भतीजावाद हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि हमें इस वक्त मानवता को देखना चाहिए। हमें पर्टिकुलर चिन्हित नहीं करना चाहिए, एबीसी में कोई डिफरेंस नहीं करना चाहिए। जो बाढ़ प्रभावित है उस तक जो सहायता पहुँचनी चाहिए। उसमें का अगर आप डाटा देखें तो आप देखेंगे कि केंद्र सरकार ने कितनी जो है उस सरकार को हेल्प की है। आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश में जो है वो कांग्रेस की सरकार है। लेकिन हमने पार्टी ने ये नहीं देखा, पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के लोगों को जितनी सहायता कर सकते थे हमारे नेतृत्व हमारे। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में एकमात्र महिला विधायक रीना कश्यप सरकार और प्रशासन से नाराज हैं। जिला सिरमौर की विधानसभा क्षेत्र पच्छाद की भाजपा विधायक रीना कश्यप ने राजनीतिक पक्षपात करने का आरोप लगाया है। भाजपा विधायक रीना कश्यप ने कहा है कि उन्हें सरकारी कार्यक्रमों में नहीं बुलाया जा रहा है, जिससे वो बेहद दुखी। हमारे जो यहाँ पर सराह में एक हमारा मेला आयोजित होना है और जिसमें प्रथम बैठक हो भी गई है और मैं कहना चाहूंगी इसमें बिल्कुल पक्षपात हो रहा है। इसमें पहले जब हमारी सरकार थी तो हम सभी को, चाहे वो प्रधान हो, बीडीसी मेंबर हो या फिर जिला परिषद हो या फिर अन्य लोग, सभी लोग इसमें शामिल थे। और सबसे जो हद की बात है, एक विधायक जो स्थानीय विधायक है उन्हें भी बैठक में नहीं बुलाया गया। और वैसे तो हमारे जो बीडीसी चेयरमैन आदरणीय सुरेंद्र नेहरू जी, इन्हें भी नहीं बुलाया गया, वाइस चेयरमैन उन्हें भी नहीं बुलाया गया। हमारे पंचायत के जो प्रधान जी नरेंद्र गोसाई जी, उन्हें नहीं बुलाया गया। कहीं ना कहीं हमें इस तरह से लग रहा है कि अपना जो इन्होंने एक तरफ ये काम किया है और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम बात करेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि महिला का बड़ा मान सम्मान है। और पूरे विधानसभा 68 विधानसभा में एकमात्र मैं महिला हूं और मुझे ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, चाहे वो मंत्री हमारे विधानसभा में आए या फिर कोई भी कार्यक्रम हो, मुझे बिल्कुल वहां पे नहीं बुलाया जा रहा है। और इससे लोगों में भी काफी रोष है और खासकर जो हमारा ये मेला हो रहा है इससे जिसमें हमें नहीं बुलाया गया उसके लिए हम बहुत नाराज भी। फिलहाल इसी के साथ अपना हिमाचल में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।